करने वाले हैं। ये आपका समय जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका साइंस है, जिसमें से कि हम लोग सेट नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेट नंबर 2 है। आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट मेरा विज्ञान है जी, है ना। समय मेरा 1 घंटा 30 मिनट जो मिलता है आपका पूर्णांक 40 नंबर का रहेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और याद रखिए कि अगर ये 5 के 5 सेट क्लियर ढंग से बना लेते हैं तो आपको लगभग लगभग 90% मार्क्स उससे ऊपर आने की संभावना है, कम आने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, सही ढंग से अगर आप ढंग से क्लियर करते हैं, क्वेश्चन को समझ के क्लियर करते हैं तो जी। समझ गए कि नहीं? चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है और मैथ्स वगैरह का भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अभी हम लोग साइंस का सेट नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? सबसे पहले अवतल दर्पण बोला, और अगर कहीं हमको इससे बड़ा चाहिए, आभासी चाहिए, तो आभासी के लिए सिंपल सी बात है, एक धुरा ये होता है फोकस, इसके बीच में वस्तु रहे तो भी दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, और साथ इस तरीके से जाएगा जी। जब इस तरीके से जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा दर्पण के जो दर्पण के धुर रखा जाएगा वस्तु, तो ऐसा बनेगा। यानी पहला का डिफिनेशन हो जाएगा जी। दूसरा नंबर देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध क्या है, सो बताना है आपको जी। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी क्या कह रहा है, f, ये दोनों में संबंध बताना है भैया। तो इसमें संबंध क्या है, सो देखिएगा। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध होता है r f के दुगना होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जी। अगला हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है, यानी कहने का मतलब नीचे हो गया जल, है ना, ऊपर हो गया हवा जी। नीचे से अगर जाएगा, विरल में जाएगा भैया, तो वो क्या करेगा, अभिलंब जी। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक चीज याद नहीं रहे तो, अगर थोड़ा सा मजबूत माध्यम है तो उससे अगर कहीं कमजोर माध्यम में जाता है तो वो क्या करेगा, दूर जाएगा, लंब से दूर जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं गार्जियन थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं बच्चे को तो वो दूरी बनाने लगता है, और अगर कहीं उसको सही ढंग से परवरिश किया जाता है, थोड़ा सा मजबूती से उसको देख रेख किया जाता है, तो वो नजदीकी में रहता है, कहीं दूर नहीं जाता है, और मतलब वो दूसरे दूसरे कामों में नहीं भटकता है जी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारा जो जल है वो थोड़ा कठोर है और हवा उससे कमजोर है जी। तो जल से हवा में जाएगा तो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो भटकेगा, भटकेगा यानी दूर जाएगा, यानी अभिलंब से दूर जाएगा भैया। यानी बी नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा जी, बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है भैया, याद रखिएगा, सीधा और छोटा, यानी कहने का मतलब चौथा का एक, ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी होता है। तो उत्तल दर्पण में अगर पूछता और छोटा बनता है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर के, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सब जान रहे होंगे, डायोप्टर होता है जी। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जी। अगला देख लेते हैं 6 नंबर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। जैसे आप लोग अपने दर्पण में, यानी कहने का मतलब अपने शीशा में जो देखते हैं वो शीशा वो जो होता है वो समतल दर्पण होता है। आप यहाँ खड़ा रहते हैं, आपका इमेज इधर बनता है, और आपका जो होता है वो क्या बनता है जी, काल्पनिक बनता है, उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक होगा। 7 नंबर देख लेते हैं जी। है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मानव नेत्र बनाता है दृष्टि पटल पर, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी को हम लोग रेटिना कहते हैं। और इसका इमेज कैसा बनता है ये भी याद रख लीजिएगा, उल्टा और वास्तविक बनता है भैया, उल्टा और वास्तविक बनता है।
7 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्या कह रहा है जी? 8 नंबर कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। सेम क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन। तो ऑप्शन दृष्टि पटल ही होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35। आ रहा होगा कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए आंख और वस्तु के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, है ना। ये क्वेश्चन गलत लिखा है, कहना चाहिए था न्यूनतम दूरी पूछना चाहिए था। और अगर यही पूछ लेता कि सबसे अधिकतम दूरी क्या होगा, तो आप मारिएगा ऑप्शन में अनंत, अनंत है ना, मारिएगा जी। क्लियर। अगला देख लेते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विफोकस लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है जी? तो निकटतम दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों को दूर किया जाता है। यानी कहने मतलब जरा दृष्टि दोष जिसमें रहता है, दोनों जिसमें रहता है जी। द्विफोकल लेंस में क्या होता है ना, यहाँ पर ऐसे करके रहेगा और यहाँ पर ऊपर में अलग रहेगा जी, और नीचे में अलग रहता है। यानी ऊपर में एक लेंस होता है और नीचे में भी एक लेंस होता है भैया। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जी, सिंपल सा बात है कि द्विफोकल लेंस किस में लगेगा, तो जरा दृष्टि दोष में आपका द्विफोकल लेंस लगेगा जी। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों का टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ये 10 हो गया। 11 नंबर देखते हैं भैया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है जी? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? याद रखिएगा, विद्युत शक्ति यानी कहने का मतलब P इक्वल टू V इंटू आई जी, ठीक है। और आप V को क्या लिखते हैं? V को लिखते हैं आप लोग आई आर, और गुना में आई है तो आई लिख देते हैं, यानी आई स्क्वायर आर आ जाएगा आपका, आई गुने आई, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर यानी पहला होगा, इसको तो निरूपित किया जाता है भैया। अब आई को बदलिए, तो भी का भी रहने दीजिए, आई को बदलिएगा तो भी बटे आर हो जाएगा। अब भी बटे आर हो जाएगा तो भी स्क्वायर बटे क्या लिख दीजिएगा? आर लिख दीजिएगा, यानी भी स्क्वायर बटे आर डी भी होगा। और एक तो आई तो होबे करता है भैया, यानी सी भी होगा, डी भी होगा, ए भी होगा। यानी कौन सा नहीं होगा? निरूपित किसको नहीं करते? आई आर स्क्वायर को। यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि इससे हम लोग विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित। क्लियर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक सबको जान रहे होंगे, ओम होता है भैया। सी हो जाएगा, और इसको ऐसे कर से ऐसे दर्शाया जाता है जी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय किसको कहते हैं? तो सी नंबर ऑप्शन को डायरेक्ट देखिए क्या कह रहा है। चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो इसी को हम लोग चुंबक की परिघटना कहते हैं। इधर एक चुंबक होता है, इधर आपका इस तरीके से आपका कुंडली हो, जब ये घूमता है तो यहाँ पर क्या बनता है? क्या प्रेरित की घटना, इसी को कहा जाता है भैया। यानी 13 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन उस तरीके का नहीं है, देख लीजिए आप अगर आपको देखना है तो। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं कहते हैं इसको। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको भी वो नहीं कहते हम लोग, प्रेरण नहीं कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक, सौर जल जब भी उपयोग होगा तो सूर्य के किरण में ही होगा भैया। यानी धूप वाले दिन में कर सकते हैं, बादल वाला दिन में नहीं कर सकते हैं। गर्म दिन में कर सकते हैं, पवन यानी वायु वाले दिन में कर सकते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। बादल वाले दिन में सोलर लाइट वगैरह का प्रयोग होता है, उसमें हम नहीं कर सकते हैं, उससे हो भी नहीं करेगा जी। सौर जल तापक के लिए सिंपल सी बात है, धूप होना जरूरी है भैया। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये सब कोई जान रहे होंगे, अभिकारक कहलाते हैं। यानी 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा जी।
अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आता है, यानी उष्मा आता है जी। सांस बंद कर दीजिए, देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है। तो उष्मा आता है तो उसको हम लोग उष्मा छेपी कहते हैं भैया, है ना, ऊर्जा मिलती है, यानी बी नंबर हो गया जी। 16 नंबर का बी हो जाएगा। 17 नंबर का देख लीजिए, ZnO में C को जोड़ दिए तो Zn प्लस CO में किसका उपयोग किया गया? किसका उपयोग नहीं होना चाहिए था, किसका उपचयन हो रहा है ये होना चाहिए था। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका उपचयन होता है। देखिए C से CO हो गया, से कार्बन में C से हो गया CO हो गया, इसका मतलब हो गया जी कार्बन का उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए भैया। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ये सबको जान रहे होंगे, सफेद होता है भैया, श्वेत लगाइएगा, ठीक, सिल्वर क्लोराइड का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? NaOH लाल लिटमस है, लाल लिटमस पत्र को नीला, अच्छा NaOH क्षार है ना, क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है, ये बात सही है। HCl नीले लिटमस को लाल कर देता है भैया। HCl जो है मेरा क्या है, एसिड है भैया, तो एसिड नीला को लाल कर देता है, ये भी ठीक है जी, है ना। अब अगला देख लेते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करने के लिए सिंपल सी बात है, उसको क्षार होना होगा, जो कि C6H12O6 न तो क्षार है और अम्ल है भैया, है ना, यानी सी नंबर कथन गलत है जी। ऑप्शन आप होगा डी देख लेते हैं, मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। हाँ, ये कृत्रिम है क्योंकि प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये कृत्रिम हो जाएगा जी। अगला देखते हैं 20 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? पीएच मान रक्त का 7 से होता है, शुद्ध जल का तो 7 होता है जी, बाकी सबका 7 से कम होता है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन हो गया जी। अगला देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अ से अधातु और अ से अधातु और अ से अम्लीय भैया, ठीक है, अ से अधातु अ से अम्लीय, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। और अगर कहीं यहाँ धातु रहता उसका ऑक्साइड रहता तो ये क्षारीय हो जाता है, ये जस्ट। 22 नंबर देखिए, लैक्टिक अम्ल का प्रकृति स्रोत होता है, लैक्टिक अम्ल का प्रकृति स्रोत, तो लैक्टिक दूध दही वगैरह वाला होगा, हो जाएगा दही, दूध रहता तो वो भी हम लोग वो वाला ऑप्शन भी हो सकता था जी। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था है? द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, ब्रोमीन पाया जाता है, मरकरी और पारा यानी पारा दोनों पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 23 नंबर का सी ऑप्शन, ब्रोमीन और मरकरी दोनों जी। 24 देखिए, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम क्रियाशील सोना होता है, एयू हो जाएगा जी, इसलिए कीमत भी इसका ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्वा रेजिया में पाया जाता है, एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी पाया जाता है जी, यानी दोनों पाया जाता है, सी ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 26 नंबर, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होगा या है, क्या होगा? ब्यूटेनॉन, नॉन कीटोन, कीटोन का हो जाएगा, सी का हो जाएगा, नॉन जुटा हुआ कीटोन का ऑन जुड़ता है तो ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेनॉन होता है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रकार्यात्मक समूह। 27 नंबर देखिए, निम्न में से तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? ए में है सोडियम, हाँ सोडियम ही होगा। देखिए कैसे, सोडियम का हो जाता है 11 भैया, और जब सोडियम का 11 हो जाता है तो 2 8 8 2 10 और 1 11, बाहरी सेल में देखिए 1 हो जाता है, 2 8 8 होता है ना, KLM
आप लोग पढ़े होंगे। तो 2 8 8 होता है, तो लास्ट में कौन बच जाएगा, एक बच जाएगा जी। यानी बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 27 का ए। 28 नंबर देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी किसको कहते हैं, पेड़ पौधा को। तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज आवश्यकता, CO2 जरूरत पड़ता है, H2O जरूरत पड़ता है जी। क्लोरोफिल जरूरत पड़ता है, एकदम पड़ता है। सूर्य का प्रकाश, हाँ एकदम पड़ता है जी। ABC तीनों, यानी उपरोक्त तो सभी डी हो जाएगा जी। 28 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ये सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, पहला नेफ्रॉन हो जाएगा जी। ठीक है। 30 नंबर देख लीजिए, मानव के हृदय में कितने कोष होते हैं, 4 गो, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ट्रोजन, ये सब पादप हार्मोन नहीं है जी। साइटोकाइनिन, ये डी हो जाएगा मेरा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन होता है पादप हार्मोन भैया। ठीक है, 31 का डी। 32 नंबर देख लीजिए, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या होता है, सबसे मेन चीज समन्वय जहां से होता है जी, वो ए होता है, मस्तिष्क से सब काम होता है भैया। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, है ना, ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, अमीबा में नहीं होता ऐसा, प्लाज्मोडियम, लेशमनिया ये सब किसी में नहीं होता है, केवल ईस्ट में होता है भैया। 34 नंबर देखिएगा, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किस तरीके से, फल की तरीके से, यानी डी हो जाएगा जी। अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है तो उसको हम लोग फल कहने लगते हैं। क्लियर है, कोई भी पौधा में अगर तो अंडाशय का पूरा विकसित हो जाना ही कहलाता है। 35 नंबर देखिए, समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्र, हाँ ये है जी, है ना, दोनों सेम चीज है। हमारा दांत, हाथी का दांत, ठीक है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, ये भी है जी, यानी डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 35 का हो जाएगा डी। 36 की ओर हम लोग बढ़, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक की का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जी, है ना, ये हो जाएगा अनुवांशिकी का पिता जी। 37 नंबर देख लीजिए, निम्न में आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, कौन किसको खाता है, सो ना, घास को गेहूं खाता है, नहीं जी ये तो गलत है ना, घास को बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। बकरी को गाय खाता है, नहीं भैया। गाय को हाथी खाता है, नहीं जी, है ना। घास को मछली खाता है, मछली को बकरी खाता है, ये सब गलत है, बी नंबर। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, यानी कहने का मतलब उत्पादक, जिसको सब कोई खाता है वो किसी को नहीं खाता, घास भैया, घास को, है ना, घास शुरुआत सबसे पहला होता है उत्पादक। इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ को बचाना, वन नाशन रोकना, ये हो जाएगा जी, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, वन नाशन को रोकना मुख्य उद्देश्य यही था जी। 40 नंबर देखिए, खादिन पाए जाते, खादिन किसको कहते हैं, पानी जमा करने के लिए हम लोग इधर इधर माटी उटी भर देते हैं भैया, और यहाँ पानी जमा हो जाता है। राजस्थान में ऐसा किया जाता है ताकि वर्षा का जल संरक्षित रहे, यानी ए ऑप्शन 40 का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का क्लियर हो गया, टोटल क्लियर हो गया, क्वेश्चन A to Z 40 तक हमारा सेट नंबर 2 क्लियर हो गया जी। साइंस का सेट नंबर 2 क्लियर हो गया। सेट 1 अपलोड कर दिया गया, आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब प्लेलिस्ट के लिए कैसे जाते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट में कैसे जाइएगा,
प्लेलिस्ट के लिए आप लोग सबसे पहले आप जाइएगा होम पेज में, चैनल के होम पेज में जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें क्लास 10th मॉडल पेपर करके लिखा हुआ 2023 वाला न्यू वाला मॉडल पेपर है, उसमें सारा अपलोड कर दिया जा रहा है। और हमेशा याद रखिए, अगर कहीं सेट जो दिया गया है जिस भी सब्जेक्ट में आप 5 के पांचों सेट एमसीक्यू के और उसके डिटेल के कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है भैया, 90% लाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, उस तरीके से करेंगे तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको बेहतर ढंग से करिए, है ना। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो हम लोग आगे लाएंगे। थोड़ा सा हमको मोटिवेट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।